हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी जो कि यकीनन आपको बहुत एंटरटेन करने वाली है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द मूवी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड शेन को, जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करके कहने लगा कि मॉम, आप जानती है ना कि आज मैंग ने हॉस्पिटल जाना है, प्लीज उसके साथ जरूर जाइएगा। वो प्रेग्नेंट है और उसका अकेले हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है। मेरे खुद की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं आ जाता। तभी मॉम कहने लगी, भला क्या हो गया है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत है क्या? तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जबकि दूसरी तरफ हम शेन की मॉम को देखते हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी और उनके साथ जिया भी थी। तभी उनके बुलाने पर मैंग को अंदर लाया जाता है, जिनको देखकर जिया कहने लगी कि तुम्हारे ट्रीटमेंट का वक्त आ चुका है। लेकिन मैंग उनके साथ नहीं जाना चाहती थी और कहने लगी कि मैं शेन का वेट करूंगी, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। तभी वो कहने लगी कि तुम मेरे बेटे का नाम क्यों बार बार लेती हो, क्या तुम्हें अपनी औकात भूल गई है? मेरा बेटा लाखों में एक है और तुम जैसी लड़की को मैं उसके काम करने के लिए भी ना रखूं। आइंदा उसका नाम अपने मुंह से मत लेना। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कर देगा। सारी चीजें अल्ट्रासाउंड पर ही डिपेंड कर रही है। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी, भले तुम जैसी भी हो। लेकिन अगर लड़की हुई तो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। पर मैंग उनसे कहती है कि शेन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की, वो इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिया कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती तो खुद शेन से बात कर लो, क्योंकि ये सब हम उसी के कहने पर कर रहे हैं। तभी वो शेन को कॉल करके कहने लगी कि मैंग हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, तुम खुद ही उससे बात करो। तभी मैंग शेन से कहने लगी कि शेन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुमने क्यों मुझे इनके साथ हॉस्पिटल भेज दिया है, प्लीज मुझ पे तरस खाओ, ये सब कुछ तुम्हारी खुशी से ही हुआ था। तभी मैंग उसे कहने लगा कि तुम जरा सी बात को इतना एक्सैजरेट क्यों कर रही हो, बस एक अल्ट्रासाउंड ही तो है। मैंग मजीद कुछ कहती इससे पहले ही शेन कहने लगा कि मुझे इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे बार बार परेशान करने से अच्छा है कि तुम मेरी मॉम के साथ कोऑपरेट करो। और ड्रॉप करने के बाद वो सब जबरदस्ती मैंग को अंदर लेकर जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करने लगे, जबकि वो बुरी तरह से रेजिस्ट कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ शेन को भी आइडिया हो चुका था कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि अगर बात सिर्फ अल्ट्रासाउंड की होती तो मैंग इस तरह से रिएक्ट ना करती। यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे खुद हॉस्पिटल पहुंचना होगा। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं, जिसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। तभी डॉक्टर्स को फील होता है कि इसके पेट में मौजूद बच्चा नॉर्मल नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ सुपर पावर्स थी। तो इस वक्त अपनी मॉम को एड्रेस करते हुए कहने लगी कि मुझे अबॉर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत कीमती चीज खो दोगे। और इन दोनों आंटियों को बोलो कि मैं नीचे आकर तुम लोगों को देख लूंगी। कुछ ही देर में शेन हॉस्पिटल पहुंचता है तो मैंग वहां पर मौजूद नहीं थी। वो उसके बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो मॉम कहने लगी कि अपनी बीवी का नाम भी मत लेना, उसके पेट में बच्चा नहीं बल्कि मॉन्स्टर था। क्या तुम जानते हो कि वो अपना फुल बॉडी एग्जामिनेशन करवाना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो किसी और के साथ भाग चुकी है। मुझे पहले ही पता था कि उसके दिल में चोर बैठा हुआ है। जिया कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था शेन कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन तुम्हें हम में से किसी की बात समझ नहीं आती। तभी शेन को गुस्सा आने लगा और उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। मॉम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी वाइफ को आपने कहाँ छुपाया हुआ है? आप अच्छे से जानती है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसकी तबीयत ठीक भी नहीं है। तभी मॉम कहने लगी कि उसके बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछो और ना ही मैं उसे तुम्हारी वाइफ मानती हूँ। तभी शेन अपने आदमियों से कहने लगा, जल्दी से जाकर मैंग को ढूंढो, मुझे किसी भी सूरत पर वो सही सलामत वापस चाहिए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से भाग चुकी थी और उसकी तबीयत काफी खराब थी, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तभी वो रोते हुए कह रही थी, शेन ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? ये बच्चा मेरी जाती ख्वाहिश तो नहीं थी, बल्कि ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, लेकिन तुमने कितनी आसानी से इसको रिजेक्ट कर दिया। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, क्या तुम्हें मेरा प्यार भूल गया था? लेकिन मैं अपना बच्चा कभी भी अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी, ना तुम्हारे कहने पर और ना तुम्हारी फैमिली के कहने पर। मैं इसके लिए खुद ही काफी हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम सीसी को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी सुपर पावर्स को यूज करते हुए शेन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको पता चलता है कि वो साउथ की तरफ है। इतने में मैंग भी घर पहुंच चुकी थी और कहने लगी कि सीसी देखो मैं आ गई हूँ। और आवाज सुनते ही सीसी कहने लगी कि मॉम के आने से पहले ही मुझे डैड को ढूंढने के लिए जाना होगा। वो हवा में उड़ते हुए अपने डैड के ट्रेसेस का पीछा करने लगी। तभी उसकी नजर मैंग पर पड़ती है तो वो उससे कहने लगी, मॉम आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं डैड को ढूंढकर वापस आ जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है तो हम सीसी को देखते हैं, जो कि इस वक्त शेन के सामने मौजूद थी और कह रही थी कि डैड आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? क्या आप जानते हैं मैंने आपका कितना वेट किया? सभी बच्चों के पास उनके डैड होते हैं, लेकिन मेरे पास आप नहीं थे। शेन का मैनेजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो? जिस पर वो कहने लगी कि मैं अपने साथ आई हूँ और भला मुझे किसी के साथ आने की क्या जरूरत है, मैं खुद अपने लिए काफी हूँ। इतने में वहाँ पर शेन की मॉम और जिया भी पहुंच चुके थे। मॉम वहाँ पहुंचते ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहने लगी, शेन ये सब क्या चल रहा है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम एंगेजमेंट कर लोगे, लेकिन अब जब सभी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और सभी गेस्ट आने वाले हैं तो तुम शायद मुझे एम्बैरेस करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तभी शेन कहने लगा कि मॉम मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे एंगेजमेंट करनी है, आप ही मुझे फोर्स कर रही थी। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी कई दफा बता दिया है कि मैं जिया को पसंद नहीं करता और ना ही उसको अपनाना चाहता हूँ। लेकिन मॉम कहने लगी कि मैंने डिसीजन ले लिया है, यही काफी है, तुम्हारी चॉइस मेरे
लिए मैटर नहीं करती। मॉम की इस बात पर सीसी कहने लगी, और डैड ये आंटी कितनी खतरनाक है। तभी जिया पूछने लगी कि ये लड़की कौन है और ये तुम्हें डैड क्यों बुला रही है, आखिर ये है कौन। जिस पर सीसी कहने लगी कि ओह तुम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो, क्या तुम लोगों ने मिर्चें खाई हैं जो इतना गुस्सा आता है तुम लोगों को। और अब जिया का गुस्सा वाकई बढ़ता जा रहा था। सीसी जिया को धक्का देकर कहने लगी, मेरे डैड का पीछा छोड़ दो, उन्होंने बोल तो दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो उनकी जान क्यों नहीं छोड़ देती। और यही बात जिया को बहुत बुरी लगी और वो कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तुम्हें आइडिया भी है कि मेरा ड्रेस कितना एक्सपेंसिव है। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें एक थप्पड़ मारकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूं। लेकिन वो आगे बढ़ती तभी शैन उसको रोकते हुए कहने लगा कि वो एक छोटी बच्ची है, तुम थोड़ी अकल कर लो। तभी मॉम कहने लगी, शैन मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ ये लड़की कौन है। जिस पर वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, ये खुद ही मेरे पास चल कर आई है। वो मुझे डैड बुला रही है तो मुझे भी उस पर प्यार आने लगा, और वैसे भी इतनी छोटी बच्ची को अपनाने में क्या बुराई है। तभी मॉम कहने लगी कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कुछ अता पता नहीं कि कौन है, कहाँ से आई है, इसके आगे पीछे कोई है या नहीं, किस इरादे से आई है, भला हम इस तरह की लड़की को कैसे अपना सकते हैं। तभी शैन कहने लगा कि मॉम प्लीज वो छोटी बच्ची है। तभी जिया सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहने लगी कि आंटी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह के बच्चों को सीधा करना मेरे उल्टे हाथ का काम है। और जिस तरह इसने मुझे पुश करके ऑडेसिटी दिखाई है उसका हिसाब तो मुझे वैसे भी पूरा करना ही है। तभी वो सीसी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने लगी तो सीसी अपनी सुपर पावर्स को यूज करते हुए उसका हाथ न सिर्फ रोक लेती है बल्कि उसके हाथ से आंटी को थप्पड़ भी लगवा देती है। जिस पर आंटी को बहुत गुस्सा आ चुका था और वापस उसको थप्पड़ मारकर कहने लगी कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। और हिम्मत देखो अपनी, थप्पड़ मारा भी तो सीधा मुंह पे। तभी वो कहने लगी कि आंटी मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, बल्कि मैं तो इस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। जिस पर वो कहने लगी, ये तुम क्या ऑल फॉल बोल रही हो, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारकर कह रही हो कि मैं थप्पड़ मारना नहीं चाहती थी, क्या तुम्हें मेरी उम्र का भी लिहाज ना हुआ। जिया जो खुद भी काफी कंफ्यूज थी कहने लगी, मुझे लगता है कि ये सब किया धरा इस लड़की का है, यकीनन इसने कोई स्पेल यूज किया होगा, ये वैसे भी बहुत एविल लग रही है। जिस पर आंटी कहने लगी कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, यकीनन ये सब कुछ इस लड़की ने ही किया होगा, इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है तो शैन कहने लगा, मॉम प्लीज कुछ तो एहसास करे, वो छोटी बच्ची है, आप उस पर कैसे हाथ उठा सकती हैं। जिस पर मॉम कहने लगी कि तुम नहीं जानते इस लड़की के कारनामे, देखो इसको देखकर लगता ही नहीं कि ये इनोसेंट है, ये तुम्हारी नरमी का फायदा उठा रही है और हमारी फैमिली में घुसना चाहती है, लेकिन मैं कभी भी इसको अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, इसको बता दो कि ये मेरी नजरों से दूर हो जाए। तभी सीसी कहने लगी कि आंटी इतना गुस्सा ना करें, वैसे भी आपकी फैमिली के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फैमिली के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करने की, पहले ही हमारी फैमिली ने इतने बुरे दिन देखे और अब ऊपर से तुम कर्स वर्ड्स यूज कर रही हो। तभी जिया कहने लगी कि इस तरह के बैड विशेस हमारे ऊपर बहुत बुरे दिन ला सकती हैं, इस लड़की को भगाना होगा। इतने में शैन का मैनेजर वहाँ आकर कहने लगा कि आप सबको घर पहुँचना होगा, घर से कॉल आई थी और बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। ये न्यूज सुनते ही वो सब जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगे तो सीसी भी शैन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि वो नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद मैंग उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ अपने डैड के पास खड़ा था। तभी उनको बताया जाता है कि आपके डैड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं और जो उनकी हालत है इस पर उनका बचना बिल्कुल भी आसान नहीं। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हम भी पावरलेस है और ऐसा लगता है जैसे इनके भी आखिरी दिन चल रहे हो। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हम कुछ भी ना कर पाए। हर गुजरते लम्हे के साथ इनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी शैन कहने लगा कि मैं इनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, जिस पर उसे कहा जाता है कि ये बेवकूफी मत करना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि तुम हॉस्पिटल पहुँच सको, इनको ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारे बेटे का खून चाहिए होगा। जिस पर वो कहने लगा कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं, मैं उसका खून कहाँ से ला सकता हूँ। इसी कहने लगी कि डैड आप मेरा ब्लड क्यों नहीं यूज कर सकते, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने ग्रैंडपा को बचा लूंगी। जिस पर जिया गुस्सा होते हुए कहने लगी कि तुम अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर कितनी टेंशन चल रही है, सब लोग कितने परेशान हैं, लेकिन तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। तभी सीसी कहने लगी कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं इन्हें बचा सकती हूँ। और इस बात पर तो शैन की मॉम को भी गुस्सा आ गया। तभी वो कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलती जाओगी और हम सुनते जाएंगे, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा खासा घर में खुशी चल रही थी, हम एंगेजमेंट की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन तुमने अपनी मनहूस जुबान चलाई तो वाकई नहूसत फैल चुकी है। देखो जरा कितनी काली जुबान है तुम्हारी कही हुई बात सच भी हो गई, मुझे तो तुम इंसान नहीं कोई डिजास्टर लगती हो। तभी सीसी कहने लगी कि डैड देखे ना ये मुझे क्या कह रही है, डैड प्लीज मुझे ग्रैंडपा को बचाने दे, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो जाए। तभी शैन उसे कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। शैन की इस बात पर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी वो कहने लगी शैन क्या तुम अपने डैड की लाइफ के साथ खेलना चाहते हो, तुम उनकी जिंदगी इस छोटी बच्ची के हवाले कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई मजाक बन चुकी है। तभी शैन कहने लगा कि मॉम हमारे पास वैसे भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं और वैसे भी ट्राई करने में क्या जाता है, मुझे पूरा यकीन है कि इनके हाथों से डैड ठीक हो जाएंगे और वैसे भी अगर ये अच्छा ना करना चाहे तो बुरा नहीं करेंगी, प्लीज इसे कोशिश करने दे, वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तभी सीसी अपनी कोशिश
कोशिश करने लगी और उसके ट्राई करते ही ग्रैंडपा की तबीयत ठीक हो जाती है और वो उठकर बैठ चुके थे। उनको उठता देखकर जहाँ पर बाकी सब लोग काफी शॉक हुए थे, वहाँ पर सीसी बहुत ज्यादा खुश थी। तभी शेन उससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में मेरी बेटी हो, जिस पर वो कहने लगी कि अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते मैं अभी मॉम को यहाँ पर बुला लेती हूँ, उनको मिलते ही आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। और इसके साथ ही वो मैंग को कॉल करने लगी और कहने लगी मॉम मैंने डैड को ढूंढ लिया है, आप जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए ताकि हमारी फैमिली कम्प्लीट हो जाए। और इसके साथ शेन भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हुए सोच रहा था कि ये लड़की बिल्कुल मैंग की तरह है। लेकिन अभी शेन अपनी खुशी पूरी तरह से एंजॉय करता है, उसके डैड की तबीयत दोबारा से खराब होने लगी। तभी सीसी कहती है कि एक्चुअली मेरी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ देर में ये ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शेन डॉक्टर से इस बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहने लगा कि देखो ये बेहोश हो चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे लगता है कि आपको इनके फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। इस पर आंटी कहती है मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये लड़की हमारा खून नहीं, और ये हमारा खून हो भी कैसे सकती है, मुझे तो इसको देखकर ही अजीब सी वाइब्स आती है, मैं तो कहती हूँ इसको बाहर निकालो। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक ना हो जाते। तभी जिया कहने लगी कि ये छोटी सी बच्ची हम सबको बेवकूफ बना रही है और हम भी आंखें बंद करके इसकी बात मान रहे हैं, इसने जितना झूठ बोलना था बोल लिया। इसके साथ ही जी अपनी असिस्टेंट से कहने लगी कि इस लड़की को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, यहाँ पर ऑलरेडी इतनी परेशानी चल रही है और ऊपर से इसने यहाँ पर सीन क्रिएट किया हुआ है। सेक्रेटरी सीसी को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो सीसी चिल्लाकर कहने लगी डैड प्लीज मुझे रोक ले, मुझे यहाँ से जाने मत दे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हक कर ले। लेकिन तभी शेन की नजर उसके गले में मौजूद पेंडेंट पर पड़ती है। वो सीसी को रोककर उससे पूछने लगा कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया, जिस पर वो कहने लगी कि ये आपने मेरी मॉम को दिया था और मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। तभी शेन को याद आता है जब उसने मैंग को ये गिफ्ट किया था। शेन सीसी से पूछने लगा कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है जो उसे कहने लगी कि मेरी बेटी को छोड़ो और आइंदा इसका नाम अपने मुंह से कभी भी मत लेना। मैंग को देखते ही शेन उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ थी, पिछले 6 सालों से मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे बच्चे को लेकर तुम कहाँ गायब हो गई थी। जिस पर मैंग उसके मुँह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि इस लड़की को अपनी बेटी कभी भी मत कहना, ना ही मैं तुम्हें इसका बाप समझती हूँ, हम दोनों से जितना दूर रह सकते हो रहो। मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी शेन कहने लगा कि देखो मैंग मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। इसी बात के साथ मैंग का गुस्सा बढ़ने लगा। तभी वो कहती है कि मैंने 6 साल इस बच्ची के साथ अकेले गुजारे हैं, तुमने मेरे साथ बच्चा प्लान किया लेकिन फिर खुद ही पीछे हटकर उस बच्चे को मारने की कोशिश करने लगे, मेरे साथ प्यार के वादे किए लेकिन फिर खुद ही पीछे हट गए। तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लूंगी। तुम्हारी फैमिली मुझे जितनी अजियत दे सकती थी उन्होंने दी, मुझे और मेरी बेटी को परेशान करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। शेन उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है लेकिन वो एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। तभी सीसी कहने लगी कि मॉम मुझे अपने डैड के पास रहना है, प्लीज मुझे यहाँ से ना लेकर जाएं। मैंग सीसी की बात सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी शेन के डैड उठते हुए कहने लगे मेरे ग्रैंड डॉटर को यहाँ से ना लेकर जाओ। उनको उठता देखकर सभी लोग उनके पास आकर कहने लगे कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, आपको क्या हो गया था अचानक से। जिस पर वो कहने लगे कि जब तक मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया कहने लगी कि अंकल आप नहीं जानते, ये लड़की लड़की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं इसके कारनामे, जब आपको इसकी असलियत पता चलेगी तो आप खुद भी इससे डर जाएंगे। लेकिन वो जिया को डांटते हुए कहने लगे कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अपनी फैमिली के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं सुनना, हमेशा तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब रही। वो एक दफा फिर सीसी को अपने पास आने के लिए कहते हैं तो मैंग कहने लगी कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको अकेले पाला है और इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, मैंने आपका सरनेम भी इसके साथ नहीं जोड़ा, इसलिए कभी भी इसको अपनी ग्रैंड डॉटर मत बुलाइएगा। मैंग सीसी को लेकर वहाँ से चली गई। तभी शेन की मॉम उसके डैड से कहने लगी कि आप नहीं जानते, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लड़की बहुत खतरनाक है। और वैसे भी जिस दिन मैंग हॉस्पिटल से भाग के गई थी तो उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो फिर ये हमारी पोती कैसे हुई, पता नहीं किसका खून है और हमारे सर थोपने की कोशिश कर रही है। जिस पर उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कभी भी अकल नहीं आती। 6 साल पहले मैंग हमारी फैमिली को छोड़कर चली गई थी और पिछले 6 सालों से हम अजियत में जी रहे हैं। पिछले 6 सालों से मैंने और मेरी फैमिली ने एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। आज इस बच्ची से मिलकर मेरे दिल को सच्ची खुशी मिली है। शेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस बच्ची को वापस लेकर आओ। मुझे नहीं पता इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा और तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो जाए उस बच्ची को वापस लेकर आओ। अब मेरे लिए उसके बगैर जीना मुमकिन नहीं। तभी शेन कहने लगा कि डैड मैं उसको जरूर वापस लेकर आऊंगा। अगले सीन में हम मैंग को देखते हैं जो कि इस वक्त सीसी के साथ मौजूद थी और उससे कह रही थी कि देखो तुम्हें बिना बताए घर से इस तरह नहीं निकलना चाहिए था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मॉम परेशान हो जाएंगी। देखो बेटा इस तरह आगे पीछे कहीं भी नहीं चले जाते। तभी सीसी कहने लगी मॉम मैं कहीं आगे पीछे नहीं बल्कि
के अपने फादर के पास आई थी, जिस पर मैंग कहने लगी वो आदमी तुम्हारे फादर नहीं है। इसी दौरान हम शैन को देखते हैं जो सीसी को ढूंढते हुए पागलों की तरह भाग रहा था। तभी सीसी उसकी आवाज सुनने के बाद उसे आवाज देकर कहने लगी डैड मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन शैन उस तक पहुँचता इससे पहले ही मैंग सीसी को लेकर एक टैक्सी में वहाँ से चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है, तो वो अपने ऑफिस का एड्रेस देने लगी। वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर शैन को मेरे घर का एड्रेस पता चल गया तो वो मुझे बहुत परेशान करने वाला है। इसलिए मजबूरन सीसी को लेकर उसे ऑफिस आना पड़ा, जहाँ पर सीसी को देखकर सभी कोलीग्स कहने लगे कि देखो तुम अपनी बेटी को लेकर आई हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि ये हमें अलाउड नहीं है। लेकिन मरते क्या ना करते, मैंग सीसी से कहने लगी कि तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, प्लीज कोई शरारत मत करना, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को परेशान करो और ऊपर से मुझे डांट खानी पड़े। इतने में मैंग के पास मैनेजर आता है जो उसको देखकर काफी गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम आधे दिन के बाद आ रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ की सीईओ हो? तुम पहले ही लीव ले चुकी हो और तुम अच्छे से जानती हो कि दोबारा से तुम्हें लीव नहीं मिलनी थी, लेकिन फिर भी तुम आराम से घर बैठी रही। तुम्हें बिल्कुल कोई एहसास नहीं कि काम किसने करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा। तभी वो कहने लगी कि सर प्लीज मुझे माफ कर दे, एक्चुअली मुझे बहुत मजबूरी में जाना पड़ा, वरना आप जानते हैं कि मैं एक बहुत ही ड्यूटीफुल इंसान हूँ। लेकिन मैनेजर का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तभी वो कहने लगे कि जाने से पहले तुम्हें अपना सारा काम कंप्लीट करके जाना होगा, वरना फिर शिकायत मत करना कि मेरा बिहेवियर रूड था। इतने में उनकी नजर सीसी पर पड़ती है तो वो बहुत ही गुस्से में आकर पूछने लगे कि ये बच्ची किसकी है? कितनी दफा तुम सबको बताया है कि यहाँ पर बच्चों को मत लाया करो, क्या तुम लोगों को एक दफा में बात समझ नहीं आती? मैं पूछता हूँ ये बच्चा किसका है? आखिर मुझे और कितनी दफा कंपनी के रूल्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा? तभी मैं कहने लगी कि बॉस मुझे बहुत मजबूरी में इसको अपने साथ लाना पड़ा। एक्चुअली ये आज घर पे अकेली थी और मैं इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी वो कहने लगे कि ओ अच्छा, तो यानी ये गुल भी तुमने खिलाया है, जरा मेरे साथ अंदर ऑफिस तो आना। मैनेजर के पीछे पीछे मैंग भी उनके ऑफिस में चल पड़ी तो मैनेजर उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और उसके बाद उससे कहने लगा कि एचआर डिपार्टमेंट में जाकर अपनी क्लियरेंस ले लो और आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, हमारी कंपनी को तुम जैसे अनप्रोफेशनल एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आइंदा आने की जहमत मत करना। तभी मैंग कहने लगी कि प्लीज सर ऐसा मत करें, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं आइंदा कभी भी ऐसी कोई गलती रिपीट नहीं करूंगी, प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दे दे। लेकिन वो किसी भी तरह उसे कोई चांस देने के लिए राजी नहीं था और उसे कहने लगा कि ये लेकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैंग मजबूर में उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी मैनेजर कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इस जॉब की इतनी ही जरूरत है तो इसको हासिल करने के लिए तुम्हें पहले मुझे खुश करना होगा। मैंग उनके गंदे इरादे जान चुकी थी। तभी कहने लगी कि ठीक है, अगर आप मुझे फायर करना चाहते हैं तो मैं भी आपका ऑफिस छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंग वहाँ से जाती से पहले ही मैनेजर उसे रोकते हुए कहने लगा, इतने नखरे क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें अपनी जॉब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम कौन सा 18 साल की लड़की हो, तुम तो एक 5 साल बच्ची की माँ हो जिसको कोई भी मुँह लगाना पसंद नहीं करेगा। मैनेजर मैंग के साथ जबरदस्ती करने लगा, जबकि मैंग खुद को बचाने के लिए बुरी तरह से रेजिस्ट कर रही थी। तभी सीसी को फील होता है कि उसकी मॉम मुश्किल में है और मुझे किसी भी तरह उसकी हेल्प करनी होगी। सीसी मैनेजर के ऑफिस के रूम को नॉक करती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी वो अपने स्पेल के जरिए मैनेजर को बहुत अच्छा सबक सिखाती है। मैनेजर अब पूरी तरह से अपने आप को मार रहा था। तभी मैंग उनसे पूछने लगी कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, ये यकीनन तुमने करवाया है। सिर्फ सीसी अपने डॉल से खेल रही थी। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती है जो सीसी को देखते ही कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्ची किसकी है? इसको यहाँ आने की परमिशन किसने दी? डायरेक्टर ने सीसी से उसकी डॉल ले ली तो सीसी ने भी रिएक्ट करते हुए उसे धक्का दे दिया, जिससे उसके कपड़ों पर कॉफी गिरने की वजह से कपड़े खराब हो चुके थे और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो कहती है कि तुम एक बहुत ही बदतमीज बच्ची हो, मैं पूछती हूँ कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी और तुम आई किसके साथ हो? तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है जो कहने लगी कि प्लीज इस बच्ची को मत डांटे, आप जानती है कि ये एक छोटी बच्ची है। मैंग को देखते हुए डायरेक्टर कहने लगी कि ओह अच्छा, तो ये तुम्हारा खिलाया हुआ गुल है। तभी वो कहने लगी कि ये बच्ची तुम्हारी ही सही लेकिन इंतहाई बदतमीज है, इसको मैं अभी थप्पड़ मारकर अच्छा सबक सिखा दूंगी। जिस पर मैंग कहती है कि इसको हाथ लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मेरी बच्ची पर कोई हाथ उठाइए मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। डायरेक्टर मैंग से कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने मेरा कितना कीमती सूट खराब कर दिया है, क्या तुम जानती हो इस तरह के ड्रेस को खरीदने के लिए तुम्हें अपने 3 महीने की सैलरी को जमा करना पड़ेगा। जिस पर मैंग कहने लगी, मैं आपको ये ड्रेस ले दूंगी, इसके लिए आपको मेरी बेटी पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। तभी डायरेक्टर उसे कहने लगी, लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुकी हो, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या औकात है? में वहाँ पर मैनेजर भी पहुंच चुके थे, जिनके चेहरे पर पड़े निशान देखकर सभी लोग उन पर हंसने लगे। मैनेजर मैंग से कहने लगा कि तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगना होगी, आराम से नीचे झुककर मुझसे माफी मांगो, अपने चेहरे पर 200 थप्पड़ लगाओ या फिर 2 लाख युवान का जुर्माना दो, वरना इसके बगैर मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। तभी मैंग कहने लगी, भला मैं किस चीज का फाइन दूं? लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ चुके थे और उससे कहने लगे कि जब तक तुम मुझे कॉम्पनसेशन नहीं देती, वो भी 2 लाख युवान का, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैंग कहने लगी कि सर आपके कहने पर मैं आपका ऑफिस छोड़ रही हूँ, भला इससे
इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। लेकिन मैनेजर कहने लगा कि ना तो मैं तुम्हें यहाँ काम करने दूंगा और ना ही बिना कॉम्पनसेशन के तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सीसी मैनेजर से कहने लगी कि अगर आपने मेरी मॉम को जरा भी परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर मैनेजर उसको डांटते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि दो बड़े बात कर रहे हैं। पता नहीं किस जाहिल गवाह के साथ तुम्हारी मॉम ने मुंह काला किया जो तुम जैसी बदतमीज औलाद पैदा हो गई, तभी तो तुम्हें सबसे छुपाती फिर रही है। जिस पर सीसी कहने लगी कि मैं किसी जाहिल की नहीं बल्कि वो टाइम मिलियनर की बेटी हूँ। इस पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो सीसी कहती है कि आप लोग शायद जानते नहीं लेकिन मेरे डैड साउथर्न प्रोविंस के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सीसी की बातों की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी मैनेजर उसे कहता है कि लंबी लंबी फेंकने में तो तुम अपनी मॉम से भी आगे निकल गई हो। सीसी उनसे कहने लगी कि मेरे डैड का नाम शेनयुग बाय है। अब तो आप लोगों ने उन्हें पहचान ही लिया होगा क्योंकि उन्हें पूरा चाइना जानता है। तभी मैनेजर कहने लगा कि अगर तुम शेनयुग बाय की बेटी हो तो तुम्हारी मॉम हमारे जैसी छोटी कंपनी के साथ काम क्यों करती है। बल्कि ऐसा करो, तुम्हारे डैड अगर इतने ही मिलियनर है तो उनको कॉल करके बोलो कि वो तुम्हारी मॉम का 2 लाख युआन का बिल पे करे, वरना तुम्हारी मॉम को यहाँ पर झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी और सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि 200 थप्पड़ भी अपने मुंह पर मारने होंगे। और इसके जवाब में सीसी कहने लगी कि एक्चुअली मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है। जिस पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि देखो जरा कैसा बाप है जिसका नंबर ही अपनी बेटी के पास नहीं है। एंड सीसी को कहती है कि देखो वो तुम्हारे डैड नहीं, इस तरह उनका जिक्र सबके सामने मत किया करो, वो एक अजनबी इंसान है और उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिस पर सीसी को बहुत बुरा लगता है। इतने में असिस्टेंट मैनेजर के पास आकर उन्हें बताने लगा कि क्या आप जानते हैं मिस्टर शेन बियांग ने हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। उन्होंने हमारे सभी शेयर्स को खरीद लिया है और अपने शेयर्स मैंग के नाम कर दिए हैं। मैनेजर कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, तुम जानते हो तुम किसका नाम ले रहे हो, वो इतनी छोटी कंपनी को क्यों खरीदेगा और भला कौन अपने शेयर्स एक लड़की के नाम करता है। लेकिन डायरेक्टर मैनेजर से काफी स्मार्ट थी। तभी कहने लगी मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आपने माइंड नहीं किया होगा। और आपकी बेटी कितनी क्यूट है, इसे देखते ही मुझे आइडिया हो चुका था कि ये यकीनन किसी आइलैंड की प्रिंसेस है। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आपका हमारे लिए कोई ऑर्डर हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मैंग को किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी कहने लगी कि जो जैसे चल रहा था बस वैसे ही चलता रहे। अगर किसी ने अपने शेयर्स मेरे नाम कर भी दिए है तो भी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे लेकर तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर डायरेक्टर कहने लगी कि ये कैसी लड़की है, किसी ने बिना पूछे इसके नाम अपने शेयर्स कर दिए और उसको वो भी नहीं चाहिए। मैंग सीसी को लेकर बाहर आती है। तभी सीसी उसे कहने लगी कि मॉम डैड ने अपने शेयर्स आपके नाम कर दिए और आप कितनी बेकदरी दिखा रही हैं। मैंग अब सख्ती से सीसी को समझाते हुए कहने लगी कि देखो वो तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि उनको डैड मत बुलाया करो और बाकी चीजों में भी खुद को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक बच्ची हो, बची रहो। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है जो मैंग से कहने लगा कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं मुझे तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठना, मेरे साथ मेरी बेटी भी है। लू से कहने लगा कि देखो मैं कितने सालों से तुम्हारे पीछे हूँ लेकिन तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। तुम्हारे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है जो कभी भी मेरे लिए नहीं पिघलने वाला। मैंग सीसी को लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी लू से कहने लगा कि देखो ऐसे मत करो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन फिर भी तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवाती, प्लीज मुझे ज्वाइन करो। इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है जो मैंग और सीसी को देखते ही कहने लगा कि मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। शैन को देखते ही सीसी को काफी खुशी होती है और वो कहने लगी कि डैड मैं आपका ही वेट कर रही थी। लेकिन मैंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी वो सीसी से कहने लगी मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ कि इसको डैड मत बुलाया करो, ये तुम्हारे डैड नहीं है। पता नहीं ये बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई। शैन लू से पूछने लगा कि तुम कौन हो। जिस पर लू कहता है कि मैं वही हूँ जिसे मैंग पसंद करती है और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा मुझे प्रेफर करती है। और इसके साथ ही वो मैंग से पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। शैन को लू को वहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी वो मैंग से पूछने लगा कि ये कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर मैंग कहने लगी कि तुम्हें इस बात से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैंग को लेकर शैन और लू की अच्छी खासी बहस हो जाती है। तभी लू शैन से कहने लगा तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा ताल्लुक कितनी बड़ी फैमिली से है, इसलिए शायद तुम इस तरह मेरे सामने खड़े हो। शैन की जिद में मैंग उसके साथ जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तभी लू वहाँ से जाते हुए शैन से कहने लगा कि तुम एक लूजर हो। सीन शिफ्ट होता है तो मैंग लू के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। तभी ऑर्डर देने के बाद लू से कहने लगा कि अगर इसके अलावा तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दो। जिस पर मैंग कहने लगी कि नहीं मैं फाइन हूँ। इतने में जिया मैंग को देख लेती है और वो सोचने लगी कि भला ये मैंग लू के साथ क्या कर रही है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पहले ये मुझसे शैन को छीनना चाहती थी और देखो अब इसके साथ फिंगियां लड़ा रही है। खैर इस बार इसने अपना शिकार करना मेरे लिए बहुत आसान कर दिया है। इतने में लू मैंग से कहने लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम थोड़ी देर वेट करो मैं अभी आता हूँ। वॉशरूम जाते हुए उसकी मुलाकात जिया से होती है। तभी वो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जिया कहने लगी कि मुझे तुम्हें उस लड़की के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लू से कहता है कि हाँ तुम शायद जानती नहीं लेकिन
वो मैंग है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक्चुअली मैं काफी टाइम से उसके पीछे हूँ, लेकिन वो बहुत सख्त लौंडी है। जिया उसे कहने लगी कि ट्रू लवर्स की तरह बातें करना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किसी भी लड़की को लेकर सीरियस नहीं होते और इस वक्त भी तुम कम से कम 5 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो। अपनी असलियत सुनने पर लू काफी शर्मिंदा हुआ, लेकिन कहने लगा कि एक्चुअली इस लड़की को मैं वाकई पसंद करता हूँ, मुझे काफी डिसेंट लगती है। जिस पर जिया कहने लगी कि तुम शायद इसको जानते नहीं तभी इसको पसंद करते हो। मैं शायद आइडिया नहीं, लेकिन इसका काम ही तुम जैसे अमीर लड़कों को फंसाना है। क्या तुम जानते हो कि ये शेन को भी घास डालती रही है, बल्कि उसको मुझसे छीनना चाहती थी, लेकिन मैंने इसका प्लान कामयाब नहीं होने दिया। मुझे किसी भी तरह करके इससे अपना बदला लेना था, लेकिन उसको तुम्हारे साथ देखकर अब मुझे लगता है कि बदला लेना काफी आसान हो चुका है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, लेकिन तुम्हारे पास इनकार करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी रेपुटेशन खराब कर दो, इतनी कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। जिस पर लू कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। रॉक्स तो मेरे पास अब भी मौजूद है, तुम देखना मैं कैसे इससे काम लेता हूँ। लेकिन वैसे तुम्हें बता दूं कि मैं इसको सच में काफी पसंद करता था। लेकिन जिया उसको एक दफा फिर अपने मिशन के लिए मोटिवेट करते हुए कहने लगी कि जरा इसको भी तो पता चले कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या रिजल्ट हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ लू अपनी टेबल पर ऑर्डर सर्व कर रहा था, तभी मैंग उसे कहने लगी कि ये काम तो वेटर के करने का है। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली मैंने उसको यहाँ आते हुए देख लिया था, तो उसके हाथ से ट्रे ले ली। वो लोग जूस पीने लगे, तभी मैंग उसे कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं ये भी मानती हूँ कि तुमने मेरे पीछे बहुत साल जाया किए हैं, लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तुम एक अनमैरिड इंसान हो, जबकि मेरे साथ मेरी एक बेटी भी है। तुम जानते हो कि हमारे कपल को ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपना दिल दे पाऊंगी। जब भी वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन मन ही मन में कह रहा था कि बीच मेरे साथ रेस्टोरेंट आने के लिए रेडी थी, लेकिन मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है। तभी सीसी फील करती है कि उसको लू से काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो मन ही मन में सोचने लगी कि ये आदमी मुझे काफी खतरनाक लग रहा है। लू से कहने लगा कि क्या तुम्हें अपना मिल्क अच्छा लगा? जिस पर वो कहने लगी कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम एक बहुत ही बैड आदमी हो। मैंग सीसी से कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने अंकल से इस तरह से बात करते हुए। देखो वो हमें रेस्टोरेंट लाए हैं, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी खत्म नहीं हो रही, जल्दी से इनको सॉरी बोलो। इसी कहने लगी कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और ना ही मैं इनको सॉरी बोलूंगी, ये एक बहुत ही बुरे इंसान हैं। तभी मैंग लू से माफी मांगते हुए कहने लगी कि एक्चुअली मेरे प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। अपने जूसेस पीने के बाद मैंग और सीसी दोनों की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और जल्द ही वो दोनों बेहोश हो चुके थे। कुछ ही देर में सीसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मैंग वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तभी वो अपने स्पेल के जरिए पता करवाती है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली उसको लू लेकर गया है। वो जान चुकी थी कि मैंग खतरे में है और उसे किसी भी तरह करके मैंग को बचाना होगा, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि ये मेरे नहीं बल्कि डैड के करने का काम है, इसलिए मुझे डैड को इन्फॉर्म करना चाहिए। अपनी सुपर पावर्स को यूज करते हुए वो अपने डैड को एड्रेस करने लगी तो शेन भी उसकी आवाज सुन चुका था और मन ही मन में कहने लगा कि मुझे सीसी की आवाज क्यों आ रही है, क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रही है? सीसी उन्हें एक्सप्लेन करने लगी कि नहीं, आपको हेलुसिनेशन नहीं हो रही, बल्कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और डून का फायदा उठाने वाला है। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पहुँचकर मॉम को बचा लें, वरना वो उनकी बेहोशी का फायदा उठा लेगा। तभी शेन कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम मैंग को देखते हैं जो कि इस वक्त लू के साथ होटल के बेडरूम में मौजूद थी और बेहोश थी, जबकि लू उसके सामने खड़ा सोच रहा था कि कितना गरूर था इस लड़की में। इसका सारा गरूर आज मैं खाक में मिला दूंगा, तब उसको पता चलेगा कि इतनी एरोगेंस भी अच्छी नहीं होती। और इसके साथ ही वो मैंग की पिक्चर्स क्लिक करने लगा। अगले सीन में हम शेन की मॉम को देखते हैं जो शेन के डैड से कह रही थी कि हमें उस लड़की पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते, लेकिन वो शेन को छोड़कर जा चुकी थी। आपने अपनी आंखों से देखा वो शेन के साथ नहीं रहना चाहती। और फिर हमने जिया और शेन की शादी की डेट भी फिक्स कर दी है, सब लोगों को पता चल चुका है। बेहतर होगा कि हम इन दोनों की शादी कर दें। तभी डैड कहने लगे कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानती हो कि उसकी एक बेटी भी है और उसकी वाइफ भी है, हम उसकी दोबारा शादी कैसे कर दें? वो लड़की जैसी भी है वो हमारा खून है, हमें उसको वापस यहाँ पर लाना ही होगा। और जहाँ तक जिया की बात है तो तुम जानती हो हम शादी करें या ना करें, ये हमारे घर की ही बच्ची है, इसकी फैमिली के साथ हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बच्ची हमारी बात समझ जाएगी। फिर शेन की मॉम भी उनको कन्विंस करने में नाकाम हो चुकी थी। तभी वो जिया से कहने लगी कि बेटा तुम नाराज बिल्कुल भी मत होना, भले तुम्हारी शादी शेन से ना हो, लेकिन तुम फिर भी मेरी बेटियों की तरह हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सारी जिंदगी खुले हैं, तुम बिल्कुल भी माइंड मत करना। जिया कहने लगी कि अंकल अगर शेन की शादी हो भी चुकी है और उसकी एक बेटी भी है तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं उसको फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और मन ही मन में कहने लगी मैं पहले दिन से ही जानती थी कि ये बुढ़ा कभी भी मेरी साइड नहीं लेगा, अगर उसी दिन इसको जान से मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है। शेन के पेरेंट्स दोबारा से शेन और मैंग की शादी करवाने के लिए एक्साइटेड थे। तभी जिया को उसके कजन की तरफ से मैसेजेस आते हैं जिसमें कि मैंग की पिक्चर्स थी। पिक्चर्स देखते ही जिया काफी एक्साइटेड हो चुकी थी और वो शेन के पेरेंट्स को पिक्चर दिखाते हुए कहने
कहने लगी कि ये देखें, पता नहीं मैंग किसके साथ होटल के रूम में मौजूद है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस तरह की कैरेक्टरलेस लड़की नहीं देखी, पता नहीं किस किस के साथ फिंगियां लड़ाती फिर रही है। और ये देखें, ये कोई हरकत है करने वाली। पिक्चर देखते ही शन के पेरेंट्स को भी काफी गुस्सा आने लगा और वो कहने लगे, ये देखो जरा, जिसको हम अपनी बहू मानते हैं उसको ये सब करते हुए शर्म भी ना आई। जिया के लिए ये एक अच्छा मौका था। तभी वो कहने लगी कि देखिए अंकल, भले आप मेरी शादी शैन से ना करवाएं, लेकिन प्लीज शैन के सर पर इस तरह की लड़की को थोपने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो आपकी फैमिली में इंटर होगी तो वो आपकी फैमिली की इज्जत को खाक में मिला देगी। इस तरह की लड़कियां किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ती। मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी शादी शैन से करवानी चाहिए। सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि मॉम भी कहने लगी कि मैं इस लड़की को कभी भी दोबारा अपनी बहू नहीं बनाना चाहूंगी। तभी डैड कहने लगे, पता नहीं मैंने इतना बड़ा धोखा क्यों खा लिया। एक ऐसी लड़की को कभी भी अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनने दूंगा जिसको हमारे खानदान की इज्जत का कोई एहसास ही ना हो। ये कहते ही उनकी तबीयत खराब होने लगी तो मॉम उनको शांत रहने के लिए कहती हैं। शैन के पेरेंट्स वहाँ से जा चुके थे तो जिया मन ही मन में कहने लगी, मुझे आइडिया नहीं था कि इन दोनों को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। बस एक दफा मेरी और शैन की शादी हो लेने दो, उसके बाद मैं देखती हूँ कि इस घर पर राज करने से मुझे कौन रोक सकता है। नेक्स्ट सीन में हम सीसी को देखते हैं जो कि इस बात का रोना रो रही थी कि मेरे डैड कितने स्लो हैं। मैं चाहती थी कि वो एक हीरो की तरह मेरी मॉम को बचाएं, लेकिन उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वो शैन को मॉनिटर भी कर रही थी और कह रही थी कि डैड प्लीज जल्दी करें, आप जानते हैं ना मॉम को आपकी जरूरत है। ओह ये क्या हो गया, ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कभी हीरो बन ही नहीं सकते। सिर्फ शैन ही नहीं बल्कि वो लू को भी मॉनिटर कर रही थी। तभी जब उसने देखा कि लू आगे बढ़ता जा रहा है तो वो सोचने लगी कि शैन के पहुंचने से पहले उसे किसी भी तरह लू को रोकना होगा। अब उसे और कुछ समझ न आए तो अपने स्पेल के थ्रू वो लू को फ्रीज कर देती है। इतने में जिया शैन के पेरेंट्स के साथ होटल पहुंच चुकी थी, जिनको देखते ही वो सोचने लगी कि ये लोग कहां से आ गए, उनको नहीं आना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया। अगर आज इन्होंने लू को मेरी मॉम के साथ देख लिया तो मेरे मॉम और डैड कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। मुझे किसी भी तरह इनको रोकना होगा। लेकिन उसको कोई भी प्लान समझ नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ जिया दरवाजा नॉक कर रही थी तो दरवाजा खुलने पर लू नहीं बल्कि शैन बाहर आता है, जिसको देखते ही उसके पेरेंट्स पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शैन उन्हें बताता है कि एक्चुअली मैं मैंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। तभी उसकी मॉम कहने लगी, इसका मतलब है कि मैंग के साथ यहाँ रूम में कोई और नहीं बल्कि खुद तुम मौजूद हो। अब जब जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो शैन के डैड का गुस्सा झाग की तरह बैठ रहा था। तभी वो कहने लगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छी तरह टाइम स्पेंड करो और तुम दोनों एक दूसरे के करीब रहो, क्योंकि मुझे बहुत जल्द एक अच्छा सा पोता चाहिए। शैन की मॉम उससे पूछने लगी कि अगर मैंग को तुम्हारे साथ ही रहना है तो वो हमारे घर क्यों नहीं आ जाती, इस तरह होटल में रहने का क्या फायदा। लेकिन शैन उनको टाल देता है। लेकिन जिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी वो शैन से कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि अंदर मैंग अकेली है, मुझे अंदर रूम में जाकर देखना होगा, यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसकी इस बात पर शैन बुरी तरह से रिएक्ट करते हुए कहने लगा कि अपनी हद में रहो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हस्बैंड और वाइफ की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना चाहिए। शैन के डैड कहने लगे कि हाँ शैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। तभी जिया कहने लगी कि अंकल क्या आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। जिस पर वो कहने लगे कि कौन सा डिसीजन, जब मेरा बेटा ही शादीशुदा है तो बीच में डिसीजन लेने के लिए बचा ही क्या, और वैसे भी मैं इन दोनों को साथ खुश देखना चाहता हूँ, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। उनके जाने के बाद शैन अपने रूम में आता है तो फ्रोजन लू अभी तक वहीं पर मौजूद था। तभी वो कहने लगा कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर शैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि जिसको तुमने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है वो मेरे लिए कितनी कीमती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगा। लू से कहने लगा कि देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए भी राजी हूँ। तभी शैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गरीब हूँ, तुम कॉम्पनसेशन के थ्रू इतने बड़े मामले को नहीं दबा सकते, बल्कि तुम्हें मैं बहुत अच्छा मजा चखाने वाला हूँ। और इसके साथ ही वो मार मार कर लू को उसकी नानी याद दिलाने लगा। शैन का ये रूप सीसी ने कभी नहीं देखा था। तभी वो सोचने लगी कि डैड इतने स्कैरी भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। शैन लू से कहने लगा तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अपनी इस गलती पर तुम सारी जिंदगी पछताने वाले हो। तभी मैंग की आंख खुलती है तो शैन उसके पास आ जाता है। शैन को देखते ही मैंग कहने लगी कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, मुझे पूरा यकीन था कि कोई आए ना आए लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। वो शैन को हक करने के बाद कहने लगी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, इस बार अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और सीसी जो उन दोनों को मॉनिटर कर रही थी ये सब देखते हुए कहने लगी कि ओहो मैं एक बच्ची हूँ, मुझे ये सब नहीं देखना। सीन शिफ्ट होता है तो हम मैंग को
देखते हैं जो कि इस वक्त शन के साथ बेड में मौजूद थी। उसकी आंख खुली तो अपने आप को शन के साथ देखकर वो चीखते हुए कहने लगी कि ये सब क्या हो गया एंड तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने मुझे यूज किया है, क्या ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तभी शन उसे कहने लगा मुझे लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तुम खुद ही मेरे करीब आई थी और फिर देखो सीसी अब काफी बड़ी है, मुझे लगता है कि अब हमें दूसरा बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैंग कहने लगी कि दोबारा ट्रस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। तभी शन कहने लगा कि देखो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मॉम तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहती हैं, अगर मुझे जरा भी आइडिया होता तो मैं वो सब होने ही ना देता। मैं हॉस्पिटल भी आया था लेकिन मेरे आने से पहले तुम वहाँ से भाग चुकी थी। मैंग उसे कहने लगी कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ मेरी कही हुई एक एक बात सच है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था लेकिन तुम जा चुकी थी और देखो अब हमारे पेरेंट्स भी हमें एक साथ देखना चाहते हैं, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। तभी मैंग का दिल पिघल चुका था और वो कहने लगी कि ठीक है। इतने में वहाँ पर सीसी आ जाती है जो पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है और तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। मैंग उसे कहने लगी कि एक्चुअली हम बड़े लोगों की बातें डिस्कस कर रहे थे, जिसके जवाब में सीसी उन्हें कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम दोनों मेरे लिए एक छोटा सा भाई लेना चाहते हो ना। हाँ मुझे पता है और मैं भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने में शन के फोन पर मैसेज आता है तो सीसी आगे बढ़ते हुए मैसेज देखने के बाद कहने लगी कि डैड ये मैसेज आपके डैड की तरफ से था, उन्होंने आज रात हमारे लिए डिनर तैयार करवाया है। शन कहने लगा कि हम सब जरूर जाएंगे। तभी सीसी कहने लगी कि हाँ जाएंगे तो जरूर, लेकिन जाने से पहले आपने हमें अच्छी सी शॉपिंग करवानी है, मैं अच्छा सा ड्रेस पहन कर जाना चाहती हूँ। शन कहने लगा कि हाँ मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी शॉपिंग करवाने वाला हूँ और ये सुनते ही सीसी एक्साइटेडली कहने लगी कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। मूवी आगे बढ़ती है तो सीसी अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग मॉल में मौजूद थी। तभी शन को उसके ऑफिस से कॉल आती है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि हमारे ऑफिस से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुके हैं, हमें किसी भी तरह इन डॉक्यूमेंट्स को वापस हासिल करना होगा वरना हमारी 3 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तभी शन उसे कहने लगा कि ठीक है रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ सीसी मैंग से कह रही थी कि मुझे इन 3-4 स्कर्ट्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें खरीदनी है। मैंग उसे समझाने लगी हम सिर्फ उतनी चीजों को खरीदेंगे जितनी की हमें जरूरत हो। तभी शन वहाँ आकर कहने लगा कि मैं अपनी सीसी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। शॉपिंग करने के बाद वो लोग बाहर आए तभी सीसी का एक्सीडेंट एक गाड़ी के साथ होते होते बचा। इसी बात ने उसके पेरेंट्स को काफी परेशान कर दिया था। तभी शन ड्राइवर के पास जाते हुए कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की, तुम शुक्र करो कि उसे कुछ हुआ नहीं वरना मैं तुम्हारी जान ले लेता। जिस पर ड्राइवर कहने लगा कि ओ अच्छा तुम्हारी बातों से तो मैं डर ही गया, पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या कर देना था। शैनू से कहने लगा कि अगर तुम्हारी आंखें काम नहीं करती या तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो ये गाड़ी घर छोड़कर किसी बस में सफर किया करो, कम से कम इस तरह बाकी लोगों की जिंदगी को कोई खतरा तो ना होगा। इसी भी उस आदमी से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम देखते मैं तुम्हारे साथ क्या करती। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगा कि मैं अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ, लेकिन वो कोई स्टेप उठाता इससे पहले ही शैनू उसे रोकते हुए कहने लगा कि मेरी बेटी को जरा भी नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना भी मत वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। वो आदमी वहाँ से जाने लगा तभी शन के पास उसका असिस्टेंट आता है जो उसे कह रहा था कि आपके डैड ने आपके घर पर आपके लिए बैंक्वेट तैयार करवाया है और वो आप लोगों का वेट कर रहा है। शन मैंग से कहने लगा कि क्या तुम दोबारा मेरे साथ मेरे घर जाना चाहोगी जहाँ हम तीनों एक फैमिली की तरह रह सके। मैंग कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। जबकि दूसरी तरफ सीसी को अभी तक ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की भी तो की कैसे, इसका दिमाग तो जरूर ठीक करना पड़ेगा। तभी वो अपना स्पेल यूज करते हुए उसकी गाड़ी गायब कर देती है। कुछ ही देर में शन अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा चुका था। जबकि दूसरी तरफ वो आदमी वापस बाहर आता है तो ये देखकर हैरान हो चुका था कि उसकी नई गाड़ी अब वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शन के डैड को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी बैंक्वेट को होस्ट करते हुए गेस्ट से कह रहे थे कि एक्चुअली आज का फंक्शन मेरी बहू के वापस आने की खुशी में है। मैं अपने बेटे की खुशी में इतना खुश हूँ कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। क्या तुम लोग जानते हो कि मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी है जो आज मेरे बेटे के साथ यहाँ वापस आने वाली है। सभी गेस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहने लगे कि आप बहुत लकी हैं, तभी इतने सालों बाद ही सही लेकिन आपके बेटे का सच्चा प्यार वापस आ गया। मूवी के अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि इस वक्त शन की मॉम को कन्विंस कर रही थी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस पर वो कहने लगी कि तुम जानती हो मेरे अपने हस्बैंड के आगे नहीं चल सकती। जब वो एक दफा डिसीजन ले लें तो वो किसी की भी नहीं सुनते और वैसे भी अब तुम इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर ही लो तभी अच्छा होगा। तभी जिया कहने लगी कि देखिए आप अच्छे से जानती हैं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, अगर बात सिर्फ इतनी होती तो भी ठीक था। मैंने और आपने अपनी आंखों से देखा है कि वो बच्ची एक मॉन्स्टर है, वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान नहीं। क्या आप वो दिन भूल गई हैं जब आप मैंग का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? मैंग के खोक में ही वो बच्ची कितनी अजीब हरकतें कर रही थी, इतनी के डॉक्टर भी डर गया था। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी और अपनी फैमिली मेंबर्स की जिंदगी को खतरे में डाल रही है? इसके साथ ही वो कहती है कि रुकिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ और तभी वो लू को अंदर बुलाती है जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा जख्म मौजूद थे। लू को देखते ही मॉम उससे पूछने लगी कि ये तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो कहने लगा कि उस छोटी बच्ची ने मेरे ऊपर अपना स्पेल
कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। आप नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वो बच्ची कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। अगर आप अपने आप को और फैमिली को उससे ना बचा पाए तो एक दिन आपकी भी वही हालत हो जाएगी जो आज मेरी है। ये एक दफा फिर मॉम को कन्विंस करते हुए कहने लगी कि देखे, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं शैन से शादी करना चाहती हूँ, बल्कि मसला ये है कि आप लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मॉम कहने लगी मेरे साथ चलो, मैं जरा अभी उसके डैड को बताती हूँ कि ये सब वो क्या कर रहे हैं। तभी जिया कहने लगी कि नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिएगा। मैंग एक बहुत ही चालाक लड़की है और उसका मुकाबला करने के लिए हमें भी चालाकी से काम करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। इसलिए डायरेक्टली अंकल से बात करने से अच्छा है कि हम कोई और प्लान बनाएं। इसके साथ ही जिया मॉम से कहने लगी आप टेंशन मत लें, मैंने नॉर्थर्न प्रोविंस से एक मास्टर को बुलाया है जो कि इस लड़की के स्पेल का तोड़ करेंगे और फिर आप देखना मैंग और उसकी बेटी को अपनी चालाकी कितनी महंगी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि मॉम के साथ डैड के सामने खड़ी थी और उनसे कह रही थी कि मैं आपकी खुशी के लिए बहुत खुश हूँ। डैड उसे कहने लगे कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, फिर भी तुम हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आ गई हो। जिसके जवाब में जिया कहने लगी एक्चुअली अंकल, मैं शैन की खुशी में खुश हूँ। अगर वो अपनी वाइफ के साथ खुश है तो मुझे कोई इशू नहीं। इनफैक्ट मैं आज उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लेकर आई थी। और इसके साथ ही वो डैड को कुछ जेड आइटम्स देती है और कहने लगी कि एक्चुअली ये मैंने अपनी शादी के लिए रखी थी, लेकिन अब चूंकि शैन की शादी मुझसे नहीं हो रही तो मैं ये आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। मॉम कहने लगी कि देखो मेरी बेटी का दिल कितना बड़ा है, अगर कोई और होता तो किसी कोने में बैठकर रो रहा होता, लेकिन ये हमारी खुशी में शरीक है। इतने में शैन और मैंग की एंट्री होती है, जिनको देखते ही सभी लोग उनकी तारीफें किए बगैर ना रह सके। हर कोई मैंग की खूबसूरती को सराह रहा था। इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर मैंग कहने लगी कि इतने सारे लोगों को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। तभी शैन कहने लगा एक्चुअली मेरे डैड को खुशी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। वो तीनों डैड से मिलने के लिए आए तो सीसी को मिलकर डैड को बहुत खुशी हुई, जबकि सीसी खुद भी बहुत ज्यादा खुश थी। तभी डैड उसे वो गिफ्ट देते हैं जो कि जिया ने उन्हें दिया था। डैड का ये जेस्चर जिया और मॉम दोनों को बिल्कुल अच्छा ना लगा। तभी मॉम कहने लगी ये गिफ्ट आपके लिए था, जिया कितने प्यार से आपके लिए लाई थी और आपने इस बच्ची को दे दिया। डैड कहने लगे हाँ तो मेरा गिफ्ट है, मैं जिसको चाहूँ दे सकता हूँ, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। जबकि उस जेड आइटम्स को देखते हुए सीसी को फील हो चुका था कि इसमें काफी नेगेटिविटी मौजूद है। तभी वो कहने लगी कि ये गिफ्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैंग उसे समझाते हुए कहने लगी बेटा ये गिफ्ट आपके ग्रैंडपा ने आपके लिए दिया है। तभी वो बताने लगी कि ठीक है ये ग्रैंडपा ने दिया है, लेकिन ग्रैंडपा की जिंदगी में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इसी के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही मॉम को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम अपने ग्रैंडपा के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई उनके लिए कर्स वर्ड्स यूज करते हुए। जिसके जवाब में सीसी कहती है कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, इनकी जिंदगी को सच में खतरा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लेना। ग्रैंडपा कहने लगे बेटा अगर मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा। लेकिन वो बात को टालते हुए कहने लगी कि अगर ये आपने गिफ्ट किया है तो मुझे हर चीज से ज्यादा प्यारा है। इतने में वहाँ पर मास्टर्स की एंट्री भी हो चुकी थी, जिनको आते ही सब लोग वेलकम करते हैं। तभी डैड उनसे पूछने लगे कि आपने अच्छा किया जो यहाँ पर आ गए, एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। डैड उनको जेड आइटम्स दिखाते हुए कहने लगे मुझे किसी ने बताया है कि ये काफी खतरनाक है, आप इनको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि क्या ये सच में खतरनाक है। मॉम कहने लगी आप पता नहीं किसकी बातों में आ रहे हैं, आपको तो पता है इस लड़की की आदत है हर चीज को एग्जेजरेट करने की। मुझे नहीं लगता इसकी बातों पर हमें अपना टाइम जाया करना चाहिए। लेकिन डैड कहने लगे मुझे लगता है कि एक दफा चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए मास्टर प्लीज आप इसे देखकर बताइए कि क्या ये वाकई हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसी अब डीपली उस मास्टर को ऑब्जर्व कर रही थी और सोचने लगी कि अगर ये सच में मास्टर हुआ तो मेरा स्पेल इस पे काम नहीं करेगा। और इसके साथ ही वो अपना स्पेल प्रैक्टिस करने लगी जो कि अच्छा खासा काम कर रहा था। और इसके साथ ही उसे कंफर्म हो चुका था कि ये कोई रियल मास्टर नहीं बल्कि कोई फेक है जो कि यहाँ पर सबको धोखा देने के लिए पहुँच चुका है। आखिर वो कहने लगी कि ये आदमी एक फेक इंसान है, इसकी कही हुई किसी बात पर भी यकीन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये हम सबको धोखा देगा। तभी मॉम को गुस्सा आया और कहने लगी ये तुम क्या कह रही हो। मॉम मैंग को कहती है कि तुमने अपनी बेटी को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, इसको बड़ों से बात करने का तरीका ही नहीं आता। इतनी बदतमीज लड़की को हम क्या कोई भी अपनी फैमिली में बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ मॉम ही नहीं बल्कि जिया भी कहने लगी कि तुम्हें अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे तुमने उसको कोई तमीज सिखाई ही नहीं। उनकी ये बातें मैंग को काफी बुरी लगी। तभी वो कहने लगी कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बेटी एक बदतमीज लड़की है और मैं उसकी अच्छी से तरबियत ना कर पाई। इसके जवाब में जिया उसे कह रही थी कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे साथ पली बड़ी है, यकीनन तुमने उसको जो सिखाया है वो उसी को प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन डैड सबको शांत रहने के लिए कहते हैं और मास्टर से कहने लगे कि आप प्लीज इस जेड को देखकर बताएं कि क्या ये वाकई हम सबके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जेड को ऑब्जर्व करने के बाद मास्टर कहने लगे कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये जेड बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ज्यादा प्रेशियस है, ये आपको जिसने भी दिया उसने आपको बहुत
एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है। इनफैक्ट अगर आप इसको ज्यादा समय तक पहन कर रखेंगे तो ये न सिर्फ आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा बल्कि आपकी आइज और आपकी ईयर के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसलिए आपको इसे जरूर पहन कर रखना चाहिए। मास्टर वो जेड आइटम डैड को देते हुए कहने लगी कि आपको इसको जरूर पहन कर रखना चाहिए और इससे जरूर फायदा उठाना चाहिए। तभी उसको हाथ में पकड़ते हुए डैड सोचने लगे कि वाकई इनकी बात सही है, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। जबकि डैड के हाथ में वो पेंडेंट देखकर जिया सोचने लगी कि अब मैं इनको आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। और इसके साथ ही डैड कहने लगे कि वैंग और शैन, तुम लोगों ने अपनी बेटी को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, इसने तो हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। आज तक हमारी फैमिली में इतना बदतमीज बच्चा मैंने नहीं देखा जितनी तुम्हारी बेटी है। अगर इस तरह ही रहा तो मैं इसको अपने घर में एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। और मॉम कहने लगी कि हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि इतनी बदतमीज लड़की को हमारे घर में रहने की परमिशन मिलनी चाहिए। तभी मैं कहने लगी कि अगर आप लोग मुझे और मेरी बेटी को पसंद नहीं करते तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी डैड कहते हैं कि ऐसे कैसे चले जाएंगे, क्या तुम नहीं जानती कि आज का फंक्शन तुम दोनों के लिए ही था। तभी मॉम कहने लगी अभी तो आप कह रहे थे कि इन दोनों को जाना होगा, जिसके जवाब में डैड कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इस लड़की में तमीज नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है, तमीज तो हम भी इसे सिखा ही देंगे। उनके कहने पर डैड ने वो पेंडेंट पहन लिया। तभी सीसी शैन से कहने लगी डैड प्लीज ग्रैंडपा को कहें कि ये पेंडेंट उतार दे, ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिस पर शैन कहता है कि प्लीज उन्हें गुस्सा मत दिलाओ, मैं बाद में उनसे डिटेल में बात कर लूंगा। इसके साथ ही मॉम कहने लगी मुझे लगता है कि हमें सेरेमनी को शुरू कर देना चाहिए, सभी गेस्ट वेट कर रहे हैं। एक्चुअली सेरेमनी में सीसी को उसके एंसेस्टर्स की पिक्चर्स दिखाई जानी थी, लेकिन स्क्रीन ऑन होते ही उसमें एंसेस्टर की पिक्चर्स की बजाय मैंग की अल्ट्रासाउंड फुटेज चल रही थी, जिसको देखते ही सभी लोगों को काफी अजीब लगा क्योंकि उसके बेबी की मूवमेंट काफी अजीब थी। इतनी एबनॉर्मल मूवमेंट देखने के बाद सभी लोगों को पूरा यकीन हो चुका था कि सीसी एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कोई मॉन्स्टर है। तभी वो सब कहने लगे कि इस लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सभी लोग सिर्फ सीसी को नहीं बल्कि मैंग को भी मारने के लिए बिल्कुल बेताब हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों माँ बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन शैन उन सबको वार्न करते हुए कहने लगा कि अगर किसी ने भी मेरी फैमिली की तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी को भी ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो मेरी फैमिली को हाथ भी लगाए। बहुत ज्यादा हसल में लू आगे बढ़ते हुए सीसी को गर्दन से पकड़ लेता है और शैन से कहने लगा कि आज तुम्हारी बेटी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर्स को जीने का कोई हक होना चाहिए। शैन लू को सीसी को वापस करने के लिए कहता है तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो तुम्हें मैंग को मेरे हवाले करना होगा, लेकिन शैन मैंग को आगे बढ़ने से मना कर देता है। मैंग रोते हुए कहने लगी कि सीसी प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारी मॉम होने के बावजूद भी मैं तुम्हें ना बचा सकी। इसके जवाब में सीसी कहती है कि मॉम क्या आपको लगता है कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे? आप अब देखिएगा कि मैं इनके साथ करती क्या हूँ। और इसके बाद वो एक दफा फिर अपने स्पेल का यूज करते हुए उन सबको अच्छा मजा चखाती है। लेकिन जिया भी मौके का फायदा उठाना ना भूली। अपने पेंडेंट को यूज करते हुए वो एक दफा फिर डैड को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करती है तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अपने ग्रैंडपा की खराब तबीयत देखते ही सीसी से बिल्कुल भी रहा ना गया। तभी वो भागते हुए कहने लगी कि मुझे अपने ग्रैंडपा को बचाना होगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इनको बचा सकती हूँ। लेकिन ग्रैंडमा कहने लगी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कितनी छोटी हो लेकिन कितने पावरफुल काम करती हो। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरे बेटे की बेटी हो। शैन सीसी को एक चांस देना चाहता था लेकिन मॉम उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं दे रही थी और कहने लगी कि मैं एक दफा फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड की जिंदगी को मजाक नहीं बनाना चाहती। सीन शिफ्ट होता है तो ग्रैंडपा अपनी कमरे में बेहोशी की हालत में मौजूद है और सभी फैमिली मेंबर्स उनके साथ मौजूद थे। तभी डॉक्टर चेक करने के बाद बताने लगा कि इनकी डेथ हो चुकी है। इनफैक्ट इनकी डेथ को 30 मिनट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सीसी कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रैंडपा बिल्कुल सही सलामत है। डॉक्टर एक दफा फिर चेक करता है तो वो कहने लगा कि हाँ, ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपके ग्रैंडपा बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन जितनी वीक इनकी कंडीशन है मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा समय तक ठीक रहेंगे। तभी सीसी कहने लगी कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मैं अपने ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ। वो अपने ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट के लिए शैन से परमिशन मांगती है तो शैन उसे अलाउ कर देता है। तभी मॉम कहने लगी शैन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इस छोटी बच्ची के हाथों तुम अपने डैड की जिंदगी को जाया करना चाहते हो? तभी शैन कहने लगा कि मॉम इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और इसके साथ ही वो सीसी से पूछने लगा कि इनकी रिकवरी के कितने चांसेस है, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली इनकी रिकवरी के सिर्फ 70% चांसेस है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ और उसके लिए आप लोगों को बाहर जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। सीसी को ग्रैंडपा के साथ छोड़कर वो सब बाहर जा चुके थे जबकि सीसी अपने स्पेल के थ्रू ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट में मसरूफ थी।
कुछ ही देर में वो बाहर आकर कहने लगी, डैड मैंने ग्रैंडपा को ठीक कर दिया, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर में आराम करने के बाद वो उठ जाएंगे और फिर आप देखिएगा वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। ग्रैंडपा की पल्स देखने के बाद डॉक्टर कहने लगा कि इनकी पल्स अब बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है और ये कुछ ही देर में उठ जाएंगे। लेकिन ये सब जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो कहने लगी कि देखो मेरे कितने पैसे जाया हो गए इस एक बच्ची से अपनी जान छुड़ाने में, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वो सीसी के पास आकर कहने लगी, बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो मैंग से कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि हम सब पहले की तरह हंसी खुशी एक साथ इस घर में रहें, क्या तुम दोबारा से हमें ज्वाइन करना चाहोगी? जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर शैन को बुलाते हुए कहने लगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो शैन से कहता है कि कुछ दिनों से मैं इनके ट्रीटमेंट पर काफी नजर रख रहा था और ये बिल्कुल ठीक थे। इनफैक्ट आपके डैड की हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट भी हो रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि इनकी तबीयत काफी खराब हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ नेचुरल है। यकीनन इस सब के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। जिसके जवाब में शैन कहता है कि आप परेशान मत हो, ये सब जिसने भी किया है मैं जरूर पता लगवाऊंगा। और तभी अचानक से सीसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो सीसी की पल्स देखने के बाद कहने लगा कि इनकी कंडीशन काफी पैथेटिक है। इनफैक्ट इनकी पल्स ऐसी है जैसे 80 इयर्स ओल्ड आदमी की हो। मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगी। जिस पर मैं कहने लगी कि प्लीज डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरी बच्ची को बचा ले, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अभी वहाँ पर डैड आ गए जो कहने लगे कि मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। और तभी मामू से कहती है कि आप जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? डैड कहने लगे कि ये सब किया धरा जिया का है, क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई और मेरी तबीयत ठीक होते ही वो यहाँ से चली गई और उसके जाते ही सीसी की तबीयत खराब हो गई। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये सब कुछ उससे ही लिंक्ड है? देखो ये 6 साल की बच्ची है लेकिन इसकी पल्स एक 80 साल के आदमी जितनी वीक है। अगर ये सब उसने न किया होता तो वो आज यहाँ हम सबके बीच में मौजूद होती, लेकिन वही इस सबके पीछे है। तभी शैन कहने लगा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जिया क्या इस दुनिया का हर वो इंसान जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचता भी हो, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। जबकि मैंग को सिर्फ सीसी की तबीयत से कंसर्न था। तभी वो डॉक्टर के पांव पड़ते हुए कहने लगी कि प्लीज डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा ले, क्या आपको उसकी तबीयत नजर नहीं आ रही? प्लीज कुछ करे लेकिन उसको बचा ले। इस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं इसे बचा सकता हूँ लेकिन एक्चुअली इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शैन कहने लगा कि क्या इसके लिए आपको किसी पहाड़ी इलाके से हर्ब्स लाना होंगे? डॉक्टर कहने लगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो भी मैं कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ी कुर्बानी देना होगी। एक्चुअली इस बच्ची की जिंदगी को अब सिर्फ चैरिटी ही बचा सकती है। तभी शैन कहने लगा कि चैरिटी बहुत आसान है, वो तो मैं आज ही कर लूंगा। लेकिन डॉक्टर कहने लगा कि नहीं, जैसी चैरिटी तुम समझ रहे हो वैसी नहीं। अभी के लास्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं जो शैन के साथ प्रे करने के बाद उससे पूछ रही थी कि क्या अपनी बेटी के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी को चैरिटी में देने का तुम्हें कोई अफसोस है? जिस पर शैन कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी थी और यही वजह थी कि आज गुर्बत उनके दरवाजे पर मौजूद थी। जबकि दूसरी तरफ हम शैन के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि सीसी को याद करते हुए बुरी तरह से रो रहे थे और कहने लगे कि देखो उसे थोड़ी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तभी सीसी अपने स्कूल से वापस आते हुए उनसे मिलने लगी और उसके साथ ही सबको बताती है कि क्या आप लोग जानते हैं आज मेरी मुलाकात किससे हुई? पूछने पर वो बताने लगी कि आज मेरी मुलाकात जिया से हुई। वो अकेली नहीं थी बल्कि वो यहाँ बाहर ही है, अगर आप लोग चाहे तो उससे मिल सकते हैं, आपको बहुत खुशी होगी। जिया की हालत देखने के लिए जब सब लोग बाहर आते हैं तो सिर्फ जिया ही नहीं बल्कि लू भी उसके साथ मौजूद था और वो दोनों भीख मांग रहे थे और दोनों की हालत बहुत ज्यादा पैथेटिक थी। जबकि शैन और उसकी फैमिली उन दोनों को इस हाल में देखकर हंसने लगी और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी की एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।